तो बच्चों आज नया कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे, बुक 3 चैप्टर नंबर 1। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंपनी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बनाया जाता है, हमने उसके बारे में समझा था। हालांकि अभी हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसके बिहाफ से करने हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग पे ध्यान देंगे, क्योंकि अगर फॉर्मेटिंग आ गई तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। आज जो मैं लिखवा रहा हूँ पार्ट फर्स्ट, लास्ट टाइम था पार्ट सेकंड, आज है पार्ट फर्स्ट। शेड्यूल नंबर 3 ही है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, पार्ट 2 की जगह बस पार्ट 1 लिखना है। चलो, तो आज हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाना समझेंगे कि कैसे बनाई जाती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको कैसे लिखना है। आपसे मेरी एक छोटी सी कमिटमेंट है, आपको ये फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली ऑर्डर वाइज वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस की समझाई थी। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जैसे जैसे मैंने आपको लिखवाया था वैसे ही वैसे आपको लिखना है। और आज जो बैलेंस शीट में मैं आपको जैसे जैसे लिखवाऊंगा, आपको बिल्कुल कॉपी वो ही करनी है एग्जाम्स में। ऊपर नीचे कुछ मत कर देना, नहीं तो काट दिया जाएगा, भले ही आंसर क्यों ना ठीक हो। ध्यान से समझ लीजिए जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ। अगर आपने कोई भी हेडिंग ऊपर नीचे कर दी, आंसर भले ही ठीक हो, आपका पूरा काट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। बाद में होता क्या है कि बच्चे लोग कहते हैं कि हमारा तो आंसर ठीक आया है, मार्क्स आए नहीं है, तो उसके पीछे यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, यहाँ आएंगे नोट नंबर, कुछ ना नोट मैं लिखवाऊंगा, उसका मैं नंबर डाल दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा करंट ईयर और ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर। तो स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर में मैंने 1 लिखा और मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारा का सारा कैपिटल वर्ड में इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, इसके 4 मेन पॉइंट है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के 4 मेन पॉइंट है। उसको कैसे लिखेंगे? देखो इस तरीके से। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी का मेन पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड। पहला, इसके 4 है, पहला लिखवा रहा हूं। और शेयर होल्डर्स फंड के 4 सब हेड हैं, और वो कैसे लिखेंगे? देखो A B C D ऐसे लिखना। ठीक है, 3 ही है, 4 नहीं है इसके। A B C 3। शेयर होल्डर्स फंड का सबसे पहला सब हेड क्या है? शेयर कैपिटल। ठीक है, देन रिजर्व एंड सरप्लस, देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए। पहला मेन हेड इक्विटी एंड लायबिलिटी, अगर हम इसको कहें तो ये मेन हेड है, मतलब कि ये सबसे पहला मेन हेड है। और इस मेन हेड का एक मेन हेड है, मतलब 4 मेन हेड है, लेकिन पहला है शेयर्स होल्डर फंड, और इसके 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब आप कहेंगे शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकालेंगे,
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट होता क्या है, तो इसको सबसे पहले समझने के लिए यहाँ पर मैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 डाल रहा हूँ, यानी कि ये मैं आपको आखिरी में, लास्ट में इन सब चीज़ों के बारे में समझाऊंगा कि शेयर कैपिटल निकालना कैसे है, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकालना है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट किसे कहते हैं, ये सब मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको लिखना है। मेन पॉइंट 2 लिखिए इसका, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब इसका क्या मतलब है, नोट नंबर 4 ये भी लिख लीजिए, ये भी समझाया जाएगा। 3 नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, इसके भी 4 सब हेड है, लिखिए वो। ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसको भी समझाएंगे, नोट नंबर 5। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हालांकि आपके क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये, हाँ, लेकिन ये कहते क्या हैं, ये होता क्या है, ये मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन आपके ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये 12th के बाद के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब हम सीए करते हैं या हम मतलब एक बड़ी पोस्ट के लिए हम कॉमर्स में काम करने के लिए करते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। सीए के भी फाइनल टर्म में सिखाया जाता है। उसके बाद लिखिए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, नाउ नेक्स्ट डी पॉइंट लिखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, नोट नंबर 8। तो मैंने आपको देखो, ये आपको ना सारी चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम्स में उतारनी है, भले ही उसका यहाँ पर कोई अमाउंट आए ना आए, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें एज इट इज़ उतारनी है। आपकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होनी चाहिए जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ। बात समझ में आ रही? ये आप करते 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 याद हो जाएगा सब कुछ, लेकिन आपको ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है। सपोज इन केस आपने शेयर होल्डर फंड को लिख दिया सेकंड नंबर पे और सेकंड वाला लिख दिया फर्स्ट नंबर पे, आंसर भले ही आपका ठीक आ रहा है, आपका काट दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आपका सबसे पहला फोकस इस फॉर्मेटिंग को ऑर्डर वाइज लिखने का होगा। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं हम। पॉइंट नंबर 4, करंट लायबिलिटी। इसके भी 4 सब हेड है, लिखिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, बस इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के ये 4 मेन पॉइंट है और उनके कुछ सब हेड है। तो आपका फिर लास्ट में यहाँ पर इस तरीके से लिखने हैं टोटल। अभी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या होती हैं इसका भी नोट में समझाऊंगा मैं आपको सब कुछ। तो ये सारे के सारे मैं आपको नोट्स में ब्रीफली समझाऊंगा, ठीक है। तो ये
सबसे मेन पॉइंट क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके 4 मेन पॉइंट्स, शेयर्स होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। और 3 मेन हेड के सब हेड भी हैं। शेयर्स होल्डर फंड के 3 हैं सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। उसी तरीके से नॉन करेंट लायबिलिटी के भी 4 सब हेड है, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसी तरीके से करेंट लायबिलिटी के भी 4 हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये सारे के सारे लायबिलिटी के मेन हेड और मेन हेड के कुछ सब हेड्स थे, तो जो कि मैंने आपको सारे लिखवा दिए और आपको ये सारे के सारे एज इट इज ऐसे ही लिखने होंगे। अब मेन हेड का सेकेंड पार्ट जो है एसेट्स। एसेट्स के 2 मेन हेड है, एक है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सब हेड है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के भी सब हेड है 4। अब वो लिखिए, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, इसके क्या मीनिंग होते हैं मैं सब कुछ बताऊंगा। हालांकि टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता ही है, क्लास 11th में आपने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से थ्योरी में पढ़ा हुआ है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपने कर लिए हैं 11th क्लास में, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर भी है। तो ये थ्योरी का पार्ट है, तो इतना मुश्किल नहीं है। बी पॉइंट लिखिए इसका सब हेड का, नॉन करेंट एसेट्स के सब हेड का बी पॉइंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सी पॉइंट लिखिए, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पढ़ा था हमने, उसी का अपोजिट है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो मैं जब वो समझा दूंगा तो उसका उल्टा कर लेना, वैसा वर्सा, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स बन जाएगा। डी पॉइंट लिखिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ई पॉइंट लिखिए, अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो जो मेन हेड एसेट्स है उसका मेन हेड नॉन करेंट एसेट्स है, सब हेड फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स का सब हेड है टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये हालांकि मैं 2 चीज़ें आपको करवाऊंगा क्लियर, इसका क्या मायने होते हैं, क्या मतलब होता है, ये मैं आपको दोनों की दोनों बातें बताऊंगा। मेन हेड जो दूसरा है उसके 2 मेन हेड है, एक मैंने आपको नॉन करेंट एसेट्स लिखवा दिया है, अब मैं आपको दूसरा लिखवाने जा रहा हूँ, तो लिखेंगे दूसरा। इसमें बस जरा सा छोटा सा बना दीजिए। यहाँ लिखिए दूसरा मेन हेड करेंट एसेट्स। अब देखो, ये तो आपको सबको पता ही है करेंट एसेट्स किसे कहते हैं, क्या होता है। उसका सब हेड लिखिए करेंट इन्वेस्टमेंट।
इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये तो सब आपको पता ही है और ये तो आप इस चीज़ में तो आप बादशाह ही हैं। करेंट एसेट्स तो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस पूरे बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो। हालांकि सुन लिया होता अगर हम सेकंड बुक पहले कर लिया होता तो हमने, अगर हमने सेकंड बुक पहले कर लिए होते तो ये सब चीज़ें हम सुन लिए होते, ये सारी चीज़ें हम समझ लिए होते। लेकिन हमने सेकंड बुक को अभी तक टच भी नहीं किया है, हम थर्ड बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये शब्द जो है, हमारे को जो ये वर्ड्स हैं, ये बहुत न्यू लग रहे हैं। ठीक है, हालांकि जब सेकंड बुक करेंगे तो जो ये सारे पॉइंट्स हैं आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा तो वो चैप्टर मतलब वो पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। हमें यहाँ पर शेयर कैपिटल जो है अमाउंट्स डायरेक्टली दे रखे होंगे, वहाँ पर हमें निकालना होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो वहाँ सेकंड बुक में और थर्ड बुक में फ़र्क इतना है कि यहाँ पर चीज़ें डायरेक्ट दे रखी है, लेकिन अभी तक हमने ये वर्ड्स नहीं सुने। कारण एक ही है कि हमने सेकंड बुक अभी तक छुई भी नहीं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी जब डिमांड है अभी थर्ड बुक को पहले करने की, तो इसलिए हम थर्ड बुक पहले कर रहे हैं। हालांकि ये पॉइंट्स है जो हमने पहले नहीं सुने हैं। रिजर्व फिर भी आपने सुना हुआ है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है, शेयर कैपिटल मतलब किस तरीके से निकालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड क्या होते हैं, ये सब सेकंड बुक का ही काम है। लेकिन मैं आपको जो है सारी चीज़ें अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से ब्रीफली समझाऊंगा, तो उसको आप ढंग से समझिए। तो पहले मैं नोट नंबर 1 को समझा रहा हूँ आपको, और एसेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप ये पहले बहुत अच्छे से सुन चुके हैं। नहीं सुना होगा आपने तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं सुना होगा, और वो जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ये वाला पार्ट, तो मैं अगर आपको ये समझाई दूंगा तो इसका वाइसा वर्सा डेफर्ड टैक्स एसेट्स बन जाएगा। तो चलो पॉइंट नंबर 1, अब मैं आपको एक एक चीज़, और हाँ यहाँ पर एक लास्ट में टोटल और लिख लेना बस, ठीक है, और ये बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी। चलो पॉइंट नंबर 1, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बच्चों, शेयर कैपिटल होता क्या है? एक कंपनी है, कंपनी ने मतलब एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो पैसों की ज़रूरत है तो वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक एप्लीकेशन डालती है कि भाई मुझे मतलब मेरे पास आप पैसा इन्वेस्ट करो, उसके बलबूते पे जैसे जैसे मैं आगे ग्रो करता रहूँगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता रहेगा। तो कई लोग होते हैं एप्लीकेशन डाल देते हैं, एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, कंपनी को पैसा मिल जाता है। तो जो लोगों का पैसा होता है, जो टुकड़ों में लोगों का पैसा आया हुआ होता है कंपनी के पास, तो वो शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सेकंड बुक जब कराऊंगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, विच मीन्स अगर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखे होंगे तो दोनों को प्लस कर देना और आपका शेयर कैपिटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, नोट नंबर 2,
रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों जब हम फर्स्ट बुक कर रहे थे, फर्स्ट बुक में बहुत सारे आपने रिजर्व्स पढ़े थे। मैं आपको याद दिला देता हूँ अगर याद ना हो तो आपको। जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और CRR, DRR। अब DRR CRR आपने नहीं सुना। हाँ, जर्नल रिजर्व आपने सुना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सुना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने सुना है, फ्री रिजर्व आपने सुना होगा। लेकिन और बहुत सारे रिजर्व होते हैं इसके भी अलावा, तो उन सबको प्लस करना होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व दे रखा है, कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है, फ्री रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, WCR दे रखा है, CRR आपके लिए नया है तो वो लिख लीजिए, फुल फॉर्म मैं लिखवा रहा हूँ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये भी सारा सेकेंड बुक का ही पॉइंट है। DRR, ये भी सेकेंड बुक का ही पॉइंट है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपने सुना नहीं है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होगी आपको, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल रिजर्व, ये तो फिर भी आपने सुना होगा, कैपिटल रिजर्व। तो इसके अंदर मेन खासियत बात देख रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स हैं सारे के सारे प्लस हो रहे हैं। ये एक इसकी खासियत बात है, बहुत खासी बात है। ठीक है, जितने भी तरीके के आपको क्वेश्चन के अंदर रिजर्व्स दिखेंगे सबको प्लस कर लेना, वो रिजर्व एंड सरप्लस बन जाएगा। इसके अलावा दो ऐसे पॉइंट हैं जिसके पीछे रिजर्व नहीं लिखा होता, आगे रिजर्व नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी वो रिजर्व्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं दो पॉइंट, एक है सरप्लस। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ रिजर्व एंड सरप्लस, तो सरप्लस तो आपको यहाँ से समझ में आ गया। हालांकि इसके पीछे रिजर्व नहीं है, आगे रिजर्व नहीं है, लेकिन ये रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है, यानी कि ये इसमें प्लस होगा। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है तो ये इसकी एक पहचान भी हो गई कि यहाँ पर सरप्लस लिखा हुआ है तो ये सरप्लस यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जो मैं आपको एक और लिखवाने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम्स में ना पॉइंट दे भी दिया जाता है और दिया भी हुआ है कई बार, तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कहीं पर भी लिख के ना आंसर तो मैच कराते हैं, लेकिन वो रिजर्व एंड सरप्लस में प्लस नहीं करते, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मैं जो आपको लिखवाने जा रहा हूँ, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग को वर्ड को सुनकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट अगर लिखा हुआ आए तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में प्लस करना है। हालांकि ये पॉइंट शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो है ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, आपकी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है नहीं, लेकिन फिर भी ये दे दिया जाता है डायरेक्ट शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो आपको ये रिजर्व एंड सरप्लस में ही लेना है, प्लस करना है। ये बात ध्यान रखना। ये मैंने आपको बॉक्स बना दिए, चारों तरफ स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट बच्चे मतलब एग्जामिनर दे देता है और बच्चे उसको कहीं और आउटस्टैंडिंग में उतार आते हैं। आंसर भले ही ठीक हो जाता है, लेकिन लीगली टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो जाता है। तो जो हम ये जो बुक है, जो हम ये फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ये सारा का सारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू से ही बोला था कि हर चीज़ जो है ये ऑर्डर वाइज होनी चाहिए। ये लीगल टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज के बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनते। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक सारी क्लियर। नंबर 2 तक समझ में आ गया, यानी कि मैंने आपको
शेयर कैपिटल के बारे में समझा दिया, और मैंने रिजर्व एंड सरप्लस पे जितनी भी बातें आती हैं वो सारी प्लस करते हैं उसको भी समझा दिया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। चलो ये समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सेकंड बुक आपने की तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ जिससे कि आपको समझ में 100% आ जाएगा। चलो जी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब देखो इसको समझते हैं होता क्या है। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, एक ये कंपनी है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा ही एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं 100-150 शेयर्स होल्डर को रिसीविंग का नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी दो बंदे ले रहा हूँ, राजू और मोहन। ये 2 मैंने शेयर होल्डर लिए। अब हुआ क्या, ढंग से समझना। कंपनी ने अनाउंसमेंट करी कि मैं शेयर मतलब एप्लीकेशन मैं भेज रही हूँ, मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ और आप मेरे शेयर खरीदो। तो राजू एंड मोहन इंटरेस्टेड हुए इस कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो राजू ने अपना पैसा डाल दिया और मोहन ने भी इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। राजू ने कर दिया तकरीबन 1 लाख रुपए और मोहन ने कर दिया तकरीबन 50,000 रुपये। 1.5 लाख रुपए कंपनी के पास इन दोनों का आ गया। चलो जी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब कंपनी के पास राजू का और मोहन का दोनों का पैसा आ गया। कंपनी ने उसके अगेंस्ट में एक सर्टिफिकेट इशू किया, राजू को भी और मोहन को भी एक सर्टिफिकेट इशू किया, ठीक है। इस तरीके का एक सर्टिफिकेट इशू किया। अब कंपनी की जो 1.5 लाख रुपए है वो शेयर कैपिटल मानी गई। लेकिन अभी इसमें ट्विस्ट है, क्योंकि मेरे को आपको शेयर वारंट के बारे में समझाना है, तो वो ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब हुआ क्या, यहां पर तो कंपनी ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया विद द नेम ऑफ शेयर होल्डर, विद द नेम ऑफ शेयर होल्डर सर्टिफिकेट इशू कर दिया मोहन को। लेकिन जो राजू को सर्टिफिकेट इशू किया वो विदाउट नेम ऑफ शेयर होल्डर किया। विदाउट नेम ऑफ शेयर होल्डर किया। उससे अब घाटा क्या हुआ, कि राजू का अगर सर्टिफिकेट किसी और के हाथ लग गया, राजू का सर्टिफिकेट अगर किसी और के हाथ लग गया तो वो बंदा उसका मालिकाना हो जाएगा, क्योंकि उस पर नाम तो लिखा नहीं हुआ किसी का। उसमें तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि राजू ने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे इस XY कंपनी से, ठीक है। लेकिन इधर लिखा हुआ है कि मोहन ने शेयर खरीदे थे इस XYZ कंपनी से, तो चाहे वो खो भी जाए, किसी और के नाम भी लग जाए, तो उस दूसरे बंदे का मालिकाना अधिकार नहीं हो सकता। तो जब ये केस बनता है तो इस केस में तो आप शेयर कैपिटल मानते हैं, यानी कि शेयर सर्टिफिकेट मानते हैं, शेयर सर्टिफिकेट मानते हैं। लेकिन जहां सर्टिफिकेट में शेयर होल्डर का नाम नहीं गिवन होता उसको हम शेयर सर्टिफिकेट की जगह हम उसको कहते हैं शेयर वारंट। हालांकि बाद में नाम लिख जाए तो वो शेयर कैपिटल या शेयर सर्टिफिकेट बन जाएगा, लेकिन जब तक नाम नहीं लिखा हुआ शेयर होल्डर का तब तक वो शेयर वारंट कहलाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? शेयर वारंट में और शेयर सर्टिफिकेट में फ़र्क क्या होता है, समझ में आ गया? अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, उसको समझना। मैं इसी एग्जांपल से, देखो बच्चों,
यहाँ है शेयर कैपिटल और तीसरे पॉइंट में है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या है, देखो जो मोहन है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लो। इस एग्जाम्पल के थ्रू मोहन को सर्टिफिकेट मिला विद द नेम, तो ये तो हो गया शेयर कैपिटल, यानी कि यहाँ पर तो लिखा जाएगा 50,000 रुपये, और जो कि राजू को विदाउट द नेम, यानी कि उसका नाम नहीं चढ़ा हुआ था सर्टिफिकेट में, तो वो शेयर वारंट कहलाएगा, तो वो 1,00,000 रुपये यहाँ लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर ये चीज़ समझा दी है, तो ये थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, हालांकि यहाँ पर अगर 1.5 लाख लिख देते शेयर कैपिटल, ये पूरा का पूरा अगर आप 1.5 लाख मान लेते तो यहाँ तो लिख देते आप 1.5 लाख, आंसर आपका गलत नहीं आता, क्योंकि यहाँ तो फिर आप जीरो लिखते ना, तो 50,000 प्लस 1 लाख तो 1.5 लाख ही होता है। यहाँ पर इकट्ठे आपने 1.5 लाख लिख दिया, आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन लीगली टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका क्वेश्चन गलत माना जाता, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट में किसी भी शेयर होल्डर का नाम नहीं लिखा जाएगा उसको शेयर सर्टिफिकेट नाम नहीं दिया जाएगा, उसको शेयर वारंट नाम दिया जाएगा। और शेयर वारंट के लिए इसीलिए इस एक पूरे फॉर्मेट के अंदर अलग से नाम दिया गया है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का। बात समझ में आ गई? अगर अलग से दिया हुआ है तो उसका एक अलग से इम्पोर्टेंस है, नहीं दिया होता तो हमें शेयर कैपिटल में ही डाल दिया जाता। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अच्छा, आप इसको भी समझते हैं। हालांकि ये भी क्या, ये सारे के सारे ही जो पॉइंट्स हैं सेकंड बुक से रिलेटेड ही हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सारा का सारा काम जो है वो फॉर्मेटिंग पे ही हो रहा है और सारे पॉइंट्स आपको समझाए जा रहे हैं। इसीलिए ही कि अगर सेकंड बुक नहीं भी हुई है ना तो आप घबराओ मत। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होता क्या है? जर्नली क्या ये ऐसा ही होता है। एक कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे और एक शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपये, अक्सर 10 रुपये होती है, 10 रुपये से ही स्टार्ट होता है। तो कंपनी क्या करती है, अपने इन शेयरों को डिवाइड कर देती है 3 हिस्सों में। एक होता है एप्लीकेशन मनी, एक होता है अलॉटमेंट मनी, और फिर कुछ कॉल्स होती हैं, या तो कुछ होती हैं या फिर एक ही होती है, या तो कुछ होती है या फिर एक ही होती है। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स में मतलब पैसा मंगा लेती है। जैसे कि सपोज इनकेस एप्लीकेशन में मंगाया 3 रुपये, अलॉटमेंट में मंगाया 3 रुपये और कॉल्स में मंगाई 4 रुपये। ठीक है, सपोज इनकेस 10 शेयर मंगाते हैं या 100 शेयर मंगाते हैं, चलो 100 शेयर मंगाते हैं। ठीक है, 100 शेयर मंगाए या 100 शेयर चाहिए तो बहुत होते हैं, लेकिन अभी एक एग्जांपल है तो छोटे एग्जांपल से ही आपको समझा रहा हूँ। सेकंड बुक भी नहीं करिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए 100 शेयर्स जो हैं उसकी कीमत 10 रुपये, यानी कि टोटल 1000 रुपये आना है कंपनी के पास। ठीक है, टोटल 1000 रुपये आना है। अब देखो होता क्या है, कंपनी ने सबसे पहले एप्लीकेशन डाली। एप्लीकेशन का मतलब हुआ लोगों को एक तरीके से अवेयर किया कि भाई मैं अपने शेयर्स को इशू कर रही हूँ, तो आप मेरे शेयर खरीद लो। अब जो भी इंटरेस्टेड होगा, लोग जो भी इंटरेस्टेड होंगे, जो भी शेयर्स होल्डर इंटरेस्टेड होंगे, वो सब के सब अपनी मतलब एक तरीके से कहते एप्लीकेशन अपील डाल देंगे। ठीक है, अपील डाल दी। अब अपील ज़्यादा भी डल सकती है, कम भी डल सकती है, उतनी भी डल सकती है, यानी कि 100 शेयर की भी डल सकती है, 150 की भी डल सकती है और 90 की भी डल सकती है। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और एक एट पार। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने शेयर थे उससे कम आए, एट पार मतलब जितने किए उतने ही आए, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने किए उससे ज़्यादा आए। जैसे कि 100 किए थे तो 150 लोगों ने हमारी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली। भले ही हमने 100 लोगों की लेनी है, बाकी पैसा वापस कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन हमारी 150 लोगों ने एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है। ठीक है, फिर अलॉटमेंट होता है कि
किन किन बंदों को हमने, मतलब किन किन बंदों की हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर उनको बताया जाता है कि हाँ भैया आपको ये शेयर अलॉट हो चुके हैं। जो जिस शेयर को आपने अपील डाली थी उस शेयर को एक्सेप्ट कर लिया गया है कंपनी के द्वारा, तो वो अलॉट कर दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से पक्का सबूत हो जाता है कंपनी के द्वारा कि हाँ भाई आपकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई है कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो उसमें फिर शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है कंपनी, जो अभी ऊपर बातें चल रही थी। बात समझ में आ गई? हुआ क्या, एप्लीकेशन, अब मैं इस पॉइंट पे आपको फोकस डाल रहा हूँ। एप्लीकेशन मनी आ गई, 100 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आ गई, यानी कि 100 इंटू 3 यानी कि 300 रुपये आ गए। उसके 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद अलॉटमेंट की जाती है कि किस किस को हमने ये दिया। अगर ज़्यादा आ जाता है तो फिर कईयों को रिजेक्ट करा जाता है कि हाँ भाई ये हम आपकी नहीं ले रहे हैं, तो ये वापस ले लो, क्योंकि बेस्ट 100 जो थे या फर्स्ट 100 जो थे हमने उनकी स्वीकार कर लिए, बाकी जो रेस्ट ऑफ द 20 या 30 या 50 जो भी बचे उनको हम वापस कर देते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, एप्लीकेशन की जो कॉल थी वो फरवरी में या मार्च में थी, 1 मार्च को या इस तरीके से थी, तो 31 मार्च आ गई, यानी कि डेट एप्लीकेशन रिसीव करते ही ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव करते ही, अलॉटमेंट अभी हुई नहीं है और एप्लीकेशन रिसीव करते ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इस केस में हमने अलॉटमेंट, यानी कि कंपनी वालों ने सर्टिफिकेट तो जारी नहीं किया ना, यानी कि अभी तक तो काम एप्लीकेशन का ही हुआ है, सिर्फ बैंक में पैसा ही आया है। तो इसकी एक एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एक एंट्री होती है। ठीक है, तो इस एक एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ये नहीं समझा जाएगा कि ये शेयर कैपिटल में, या फिर ये जो ये मनी है ये हमने पूरी की पूरी एक तरीके से कैपिटल में कन्वर्ट हो गई, ये अभी हम इसको नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? जब तक अलॉटमेंट पेंडिंग है वो शेयर कैपिटल में नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए एक ये पॉइंट बनाया गया है लीगल टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर एप्लीकेशन मनी तो आ गई, यानी कि ये 300 रुपये तो आ गए, लेकिन अलॉटमेंट अभी तक पेंडिंग है। तो वो अमाउंट, ये 300 रुपये इस पॉइंट में, इस हेड में आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये था चौथा पॉइंट। हालांकि फिर बच्चे वही गड़बड़ करते हैं, ये 300 रुपये को यहाँ लिख देंगे, शेयर कैपिटल में 300 रुपये को लिख देंगे, आंसर तो ठीक ही आएगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिस भी हेड में जो मर्जी डालो आंसर आपका सही आएगा, लेकिन लीगल टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आंसर ठीक होने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा। तो ये सब जो पॉइंट लिखवाए गए हैं उसके मैं एक एक मीनिंग बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट जो 4th नोट है ये समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है। अब नॉन करंट लायबिलिटी, चलो अब इसको समझते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये तो बहुत आसान है, लंबे समय की जो अवधियां होती हैं, जो हमने उधार लिए होते हैं लंबे समय के लिए, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे कि डिबेंचर्स। ठीक है, एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर यही आता है, तो इसका तो ये सिंपल सा है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ डेफर्ड टैक्स पेमेंट। डेफर्ड टैक्स पेमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत आसान है, वैसे तो मुश्किल नहीं है। इसमें ये लिख लो, अकाउंटिंग जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है टैक्सेबल इनकम से। बस है इतना सही, लेकिन इसका मायना बहुत है। अब इसका क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ एक बॉक्स में। कंपनी का जो अकाउंटेंट होता है
वह सब कुछ सारे खर्चे वर्चे कर कुराकर प्रॉफिट निकालता है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपीज़ प्रॉफिट निकाल देता है अकाउंटेंट कंपनी का। इनकम टैक्स ऑफिसर आता है ITO, वो कहता है नहीं नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं मानूंगा, मैं अपना खुद प्रॉफिट निकालूंगा आपकी कंपनी का। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वह प्रॉफिट निकालता है 80,000 रुपये, यानी कि कम निकालता है। कंपनी वाले का जो अकाउंटेंट होता है, CA होता है, वो निकालता है कंपनी का प्रॉफिट, सब कुछ देख दुआ का 1,00,000, और इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो निकालता है 80,000। तो जो 20,000 रुपये जो ये डिफरेंस आ गया उसको बोलेंगे डेफर्ड टैक्स पेमेंट। बस इतना ही है, मतलब आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, बाकी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये वैसे भी आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है भी नहीं, तो इसलिए इसको सोचो मत, लेकिन हाँ ये इस फॉर्मेट में आया हुआ है तो समझाना भी ज़रूरी है। इस फॉर्मेट में आया हुआ है, इसका पॉइंट दे रखा है, तो ये समझाना भी आपको ज़रूरी था, तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो अकाउंटिंग इनकम है वो 80,000 हो जाएगी, यानी कि जो अकाउंटेंट है या चार्टेड अकाउंटेंट है कंपनी का, वो कंपनी का प्रॉफिट कम निकाल रहा है एज़ कम्पेयर टू ITO, तो वो हो जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। बस इतना ही है, दोनों वाइसा वर्सा, यानी कि वो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब पॉइंट नंबर 7, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका भी पॉइंट लिख लीजिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये भी सेकेंड बुक का ही है, बाकी अभी आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होगी तो आप अभी इसी से ही काम चलाइए, बाकी जब सेकेंड बुक कराऊंगा तो इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। 8, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, इसमें भी 2 पॉइंट लिख लीजिए। प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी, हालांकि अब ज़्यादातर ये कंपनियों में निकाला नहीं जाता है। और दूसरा प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट। देखो ग्रेचुटी क्या होती है और रिटायरमेंट, यानी कि प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट, प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी, ये लंबे समय के लिए कि जब 60 साल का कोई हो जाएगा या जब कंपनी से रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद वो पैसा दिया जाएगा। उसी तरीके से ग्रेचुटी एक तरीके से PF की तरह लगा लो, लाइक PF, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर डालता रहता है इस मतलब जो भी व्यक्ति होता है या उसमें से थोड़ा थोड़ा काट लिया जाता है, फिर उसमें इंटरेस्ट लगा दिया जाता हैगा। और जब वो छोड़कर जाता है, बीच में छोड़ के चला जाता है या फिर रिटायरमेंट के बाद छोड़ के जाता है, तो उसको एक ग्रेचुटी का पैसा दिया जाता हैगा ऑन बिहाफ की भाई आपकी वजह से हमारी कंपनी ग्रो करी है, या एनो लाइक इसी तरीके से। तो उसको बोला जाता है प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी। और रिटायरमेंट तो आपने सुना ही हुआ है, ग्रेचुटी का थोड़ा आपने नहीं सुना हुआ था पहले कभी, तो मैंने आपको वो थोड़ा सा समझा दिया। तो ये था पॉइंट नंबर 8। तो बच्चों हमने पॉइंट नंबर 7 समझा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स आते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल्स एक दे ही दिया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अकाउंटिंग इनकम जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टैक्सेबल इनकम से, तो ये भी हो गया। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ही इसी का ही प्रोविज़न ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आता हैगा, और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर आपका ये प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी और रिटायरमेंट आता है। तो ये 8 पॉइंट जो हैं ये हमारे पूरे हो चुके हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये पूरा पेज हमने समझ चुके हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी के 3 मेन पार्ट हम समझ चुके हैं। अब एक मेन पार्ट बचा है करंट लायबिलिटी, हालांकि ये आपको पता ही है, ये ज़्यादा है नहीं मुश्किल, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो इसमें ये सब चीज़ें आती थी, तो हम ये पढ़ लेते हैं
पॉइंट नंबर 9, शॉर्ट टर्म बोरिंग, यानी कि जो छोटे मोटे समय के लिए, मोटे मतलब नहीं, छोटे समय के लिए जो लायबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब आपका बिजनेस स्टडी का पार्ट है। या फिर अगर मैं बात करूं लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर शॉर्ट टर्म, यानी कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 9 महीने के लिए, इस तरीके से जब हम लोन लिया जाता है बैंक के द्वारा, तो वो भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होते हैं। 10वां, ट्रेड पेबल, ये आपको बहुत अच्छे से पता ही है, थ्योरी का पार्ट है 11th क्लास में। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, दोनों को प्लस कर दो तो आपका ट्रेड पेबल निकल जाता है। तो ये तो सब चीज़ें आसान हैं। अदर करंट लायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आता है? शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका बहुत इम्पोर्टेंट मतलब है शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट। देखो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यहाँ लिखा है शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, फ़र्क है दोनों में। शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब होता है रिजेक्ट, कि हमने उसके शेयर्स को रिजेक्ट करना है, वापस करना है। ठीक है, तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट है वो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, और जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है उसका एक अलग से हेड है ही है, जो कि मेन हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी का। ठीक है, चलो। और अदर करंट लायबिलिटी में जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो आपको पता ही है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग हो गया, कुछ भी। ठीक है, बाकी 12th पार्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में हमने क्या पढ़ा था? प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट। अब शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो पढ़ा ही हुआ है, और प्रोविज़न फॉर टैक्स। ठीक है, 3-4 महीने 6 महीने में हमने पेमेंट कर ही देंगे टैक्स की, तो ये होता है प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो ये था हमारा पूरा बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट, जो कि हमने ये सारे के सारे पॉइंट भी पढ़ लिए हैं। अगर मैं बात करूं एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स आपको पता ही है, टेंजिबल एसेट्स मशीनरी प्लांट पता ही है, इनटेंजिबल गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर्स, फार्मूलाज, ये सब है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसको समझते हैं। सपोज इन केस एक आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हो, और बिल्डिंग आप बना रहे हो 6 माला, 6 फ्लोर, और 2 ही फ्लोर अभी तक तैयार हुए हैं, बाकी ये अभी आपका मतलब लेंटर डले हुए हैं, डल रहे हैं मतलब, और आपका फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो गया, 31 मार्च खत्म हो गया। तो क्या ये बिल्डिंग पूरी बन गई? नहीं बनी ना, तो ये टेंजिबल एसेट्स में नहीं आता ना। जब तक ये पूरी बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा। बात समझ में आ गई है? दूसरा है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे कि कंपनी का सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, कंपनी का एक सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, काफ़ी समय लग रहा है, 2-4-5 महीने, और 31 मार्च खत्म हो गया, अभी आधा ही हुआ है, आधा बचा है, तो उसको लिखा जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। लिखा जाएगा लेकिन वो इस हेड में आएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं आएगा। जब तक वो पूरी तरीके से तैयार ना हो जाए तब तक वो इस हेड में नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गई दोनों बातें जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको समझानी थी। डेफर्ड टैक्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स वो उसका वाइसा वर्सा।
लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये सब आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से पता ही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने ये सारी चीज़ें, करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, वही सन्ड्री डेप्टर्स और बिल्स रिसीवेबल को प्लस कर लेना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये है हमारा पूरा का पूरा बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट, जो कि मैंने आपको एक अच्छे से इलेबोरेट कर दिया, एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी है। बाकी रही बात इनके क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इन फॉर्मेट से रिलेटेड आपसे कुछ बातें पूछूंगा, तो आप बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को सुनना, समझना, और कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे से आप क्लियर कर लेना। जब मैं पूछूं तो फिर आपका पास बस जवाब होना चाहिए, आप जवाब दे सको। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।